चलिए तो शुरू करते हैं आज कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो ये पीएच स्केल क्या कहलाता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल को विकसित किया गया है उसे पीएच स्केल कहते हैं। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में अपन पीएच स्केल की चित्र भी देखेंगे। बाकी पीएच स्केल क्या कहलाता है, देखो एक स्केल जैसे आपने देखी आपके जो आप यूज करते हैं स्केल, जैसे 15 सेंटीमीटर की स्केल यूज करते इस उसी प्रकार से रहती है, लेकिन ये कितने से रीडिंग चालू होती है? 0 से लेके 14 तक। आपने देखा होगा जो छोटी वाली आप 15 सेंटीमीटर की स्केल लेते हैं ना, ये जो पीएच स्केल है वो 14 की होती है मान लीजिए। तो 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं और ये कहाँ तक पहुंचती है? 14 तक पहुंचती है। क्लियर ना? तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से ये स्केल होती है? नॉर्मल स्केल जैसी होती है। तो इसमें देखो, तो 0 से लेके 7 तक, माने जो 7वां पॉइंट रहता है ना वो उदासीन रहता है, माने ना तो वो अम्ल रहता है ना तो क्षार रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, उससे कोई फर्क नहीं। ये समझिए एक बिल्कुल खट्टा अम्ल है, ये इस साइड का हिस्सा अम्ल है और इस साइड का हिस्सा क्षार है, और ये बीच वाला हिस्सा उदासीन। ना इसको ये खट्टा है ना ये कड़वा है, बिल्कुल बेस्वाद है इसका, तो ये बीच में उदासीन रहता है। तो पीएच स्केल की माप दी गई ना कि 0 से 7 तक ये अम्लीय विलयन होता है। अगर अपन ने माने देखना है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन, तो अपन उसका पीएच मान निकालेंगे। और अगर पीएच में मान 0 से लेके 7 के बीच में आए, इस स्केल में 0 से लेके 7 के बीच तक आए, तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा? अम्लीय विलयन। यदि ये 7 आ रहा है आप तो के 7 के आसपास आ रहा है बिल्कुल लगभग, तो ये कौन सा विलयन होगा? उदासीन विलयन होगा। क्लियर? और यदि ये कौन सा 7 और 14 के बीच आ रहा है, यानी यहाँ 7 से लेके 14 के बीच में आ रहा है, तो ये कौन सा विलयन होगा? क्षारीय विलयन होगा। क्लियर? समझ में आया ना आपको क्या कहना चाहते हैं हम? कि इस स्केल में देखो अपन किसी भी विलयन को लेंगे और अपन को पता करना है कि वो विलयन अम्लीय माध्यम का है या उदासीन है या क्षारीय है। तो अपन पीएच स्केल की सहायता से पहले उसका माने जो विलयन का पीएच मान ज्ञात करेंगे। मान लो अगर 0 से 7 के बीच में आ रहा है, माने 0 से बड़ा लेकिन 7 से छोटा आ रहा है, तो अम्लीय विलयन, और 7 के लगभग आ रहा है तो उदासीन विलयन, और अगर 7 से बड़ा और 14 से छोटा आ रहा है, माने 14 तक आ रहा है, तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा? क्षारीय विलयन कहलाएगा। क्लियर? तो चलिए अपन पीएच स्केल देखते हैं कैसी होती है। तो बात करें, देखो पीएच स्केल ये जैसे अपन ने वो देखी थी ना, 0 से लेके चालू हुई थी, कहाँ तक चालू हुई थी? 14 तक। ठीक है ना? तो ये 0 से लेके 14 तक रहती है इसकी रीडिंग। देखो ये 0 से चालू हुई ना, और कहाँ तक जा रही है? 14 तक जा रही है। तो जहां ये लाल लाल हिस्सा ये देख रहे हैं, 0 से लेके 7 तक का हिस्सा, ये होगा अपना अम्ल, और ये 7 वाला इतना न्यूट्रल पॉइंट माने है ना उदासीन, और ये यहाँ से 7 से ज्यादा और 14 तक ये कौन सा होगा? क्षार होगा। ये क्षार हिस्सा है, ये अम्ल। यदि इनका मान माने 0 पीएच मान यदि किसी विलयन का 0 से 7 के बीच में है तो वो विलयन अम्लीय है। यदि 7 के लगभग, ये जो हरा वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इतना है, माने है पूरा इतना नहीं, माने 7 के लगभग इतना तो है, तो ये कहलाएगा अपना उदासीन, और ये चालू हो जाएगा क्षार। क्लियर ना? तो कुछ मान दिए गए, देखो आपने है ना लेक्चर नंबर 1 में ही हमने अम्ल और क्षार की परिभाषा लिखाई थी ना, कि जिस पदार्थ में या जिस विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है वह अम्लीय होता है, और OH- की सांद्रता अधिक होती है तो क्षारीय। तो इतने एरिया में इतने ये क्षार वाले एरिया में किसकी सांद्रता अधिक है? OH- आयन की। और ये जो आपका 0 से 7 के बीच में अम्लीय माध्यम है, और अम्लीय माध्यम में किसकी सांद्रता अधिक होती है? H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। क्लियर बात समझ में आई ना? कि H+ आयन की सांद्रता 0 से 7 के बीच में, और ये 7 से ज्यादा ये क्षार होती है, और ये 7 के लगभग क्या होती है? उदासीन होती है। क्लियर ना? तो ये पीएच स्केल है अपनी, बना लीजिएगा आप। और कुछ अब अपने पदार्थ दिए गए उसमें पीएच मान दिए गए हैं कुछ के, जैसे जठर रस होता है जो अपने शरीर के अंदर, उसका पीएच मान होता है 1.2। अब बताओ 1.2 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा। और ये किस माध्यम में आ रहा है? अम्लीय माध्यम में, तो ये अम्ल है। नींबू का रस आपको पता है खट्टा रहता है, उसका पीएच मान इतना होता है, देखो इतना 2.2।
तो ये अम्लीय माध्यम में आ रहा है, इसलिए तो वो अम्ल कहलाता है, नींबू का रस खट्टा, ठीक है ना। और अपन बात करें शुद्ध जल की, जो अपन शुद्ध जल है ना अपना, उसका पीएच मान होता है 7, यानी देखो 7 यानी उदासीन, तो ये 7 उदासीन है। रक्त का जो अपना रक्त हो ना खून, उसका पीएच मान कितना होता है 7.4। अब बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका कितना होता है 10। अब ये 10 कहाँ आता है, यहाँ आ रहा, ये क्षार के हिस्से में आ रहा। OH आयन की सांद्रता देखें ना, तो ये क्षार के हिस्सा में आ रहा है 10, तो इसलिए क्षार है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, लगभग 14, पूरा 14 नहीं होता, ये कितना होता है, लगभग होता है, ठीक है ना। तो बहुत तेज क्षारी है, माने क्षार है कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर ना, आगे बढ़े। अब बात करते हैं अपन प्रबल अम्ल की। ये प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार क्या है, आपको अगर स्केल याद होगी तभी आप इसको समझ सकते हैं। देखो अपन 0 से 14 तक रहती ना, तो अपन ने 0 से 14 तक रीडिंग ले ली, बीच में 7 होता है यानी उदासीन, ये हिस्सा होता है अपना अम्ल, ये हिस्सा होता है अपना क्षार, और बीच का हिस्सा ये 7 में होता है उदासीन। क्लियर ना। अब देखो अम्ल की भी कैटेगरी बट गई, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल, एक प्रबल और क्षार की, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल क्या है, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ये अम्ल लिखा है यहाँ, क्या लिखा है, अम्ल। तो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और ये प्रबल अम्ल कहाँ से पाए जाते हैं, 0 से लेके यहाँ तक प्रबल होते, बिल्कुल अम्ल कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। मानी इतना अगर 0 से लेके 2-3 तक आ रही है ना आपकी पीएच मान, यानी वो बहुत डेंजर अम्ल है, माने प्रबल अम्ल है, माने बहुत मजबूत अम्ल है, माने बहुत खट्टा होगा और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और जबकि दुर्बल अम्ल में कम H+ आयन होते हैं। तो ये जो यहाँ 3 से लगभग यहाँ 6.5 तक, यहाँ ये कौन सा होगा, दुर्बल अम्ल होगा। क्लियर। और इसी प्रकार यहाँ प्रबल अम्ल था, ये दुर्बल अम्ल, अब उदासीन है। देखो यहाँ खट्टापन, देखो खट्टापन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अधिक प्रबल अम्ल है, माने खट्टा बहुत ज्यादा है। यहाँ से धीरे धीरे खट्टा कम हो रहा, कम हो रहा, और यहाँ उदासीन पे आया ना, जैसे देखो ये यहाँ बहुत खट्टा है, यहाँ बढ़ता जा रहा है, यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो अम्ल की जो सांद्रता है कम होती जा रही। क्यों, देखो प्रबल था पहले, फिर दुर्बल हो गया, माने बहुत खट्टा, फिर कम कम खट्टा खट्टा बिल्कुल, फिर यहाँ उदासीन तक बिल्कुल कोई स्वाद नहीं। अब यहाँ से स्वाद बढ़ना चालू हुआ, लेकिन कैसा, यहाँ खट्टा था, यहाँ कड़वा चालू हुआ, तो अभी यहाँ कम कड़वा है, कम कड़वा है, और 14 पे बहुत ज्यादा है। तो जो ये 14, यहाँ 14 से माने एक प्रकार से कह सकते हैं 9 से 14 के बीच में, या 10 से 14 के बीच में प्रबल क्षार होगा। कैसा, प्रबल क्षार होगा। क्लियर। और ये इतना एरिया में दुर्बल क्षार होगा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं ना, मतलब 0 से लेके ये 3 तक लगभग प्रबल होगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा खट्टा। देखो आपने पिछली स्लाइड में स्केल में देखें, तो यहाँ देखो लाल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, यानी प्रबल, डेंजर, लाल दर्शाता ना डेंजर, तो ये डेंजर अम्ल का एरिया। फिर जो थोड़ा कम हो गया लाल, यानी कम अम्ल है, यानी दुर्बल अम्ल है। फिर ये तो बिल्कुल उदासीन है, फिर यहाँ से क्षार कड़वा चालू हुआ, और यहाँ देखो नीला बहुत तेज है, यानी बहुत ज्यादा अम्ल है। क्लियर ना, समझ में आया स्केल से माध्यम से। अब बात करते हैं ये, तो प्रबल ये दुर्बल अम्ल के कम H, माने जो देखो यहाँ से अम्ल से क्षार की ओर जा रहे हैं ना, तो H+ आयन देखो यहाँ बहुत ज्यादा है। H+ आयन क्या कहलाता है, अम्ल। हमने बताया था आपको पहले लेक्चर में कि अगर किसी भी पदार्थ में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, यानी वो अम्ल होता है। तो यहाँ अम्ल इस साइड जाता है ना, बाएं से दाई साइड, तो ये कम होता है, ठीक है ना। और OH आयन क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। OH आयन क्या होता है, बढ़ता है। OH आयन क्या कहलाता है, जिसमें OH आयन हो यानी क्षार होता है। देखो यहाँ धीरे धीरे क्षार की ओर जा रहे हैं ना, इसलिए OH बढ़ रहा है, और यहाँ H+ कम हो रहा है, क्योंकि ये क्षार की ओर जा रहे हैं, अम्ल खत्म होता जा रहा है। देखो H+ से रिलेट करो आप अम्ल को, और OH से क्षार को, तो देखो यहाँ तो अम्ल बहुत तेज है, तो H+ ज्यादा होंगे, लेकिन धीरे धीरे कम होता जाएगा, और OH बढ़ता जाएगा, क्योंकि OH यानी क्षार, अच्छा माने OH माइनस आयन क्या कहलाता है, क्षार, माने क्षार, तो अपने नाम ही बढ़ता जा रहा है। क्लियर ना। थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट है ना, आपको स्किल्स के माध्यम से ही समझना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बस यही दी गई है परिभाषा, प्रबल अम्ल जिसमें H+ आयन ज्यादा हो, दुर्बल अम्ल। देखो आपको बताया था हमने पहले लेक्चर में कि H+ आयन की सांद्रता अधिक हो, माने H+ सांद्रता यानी मात्रा, माने H+ आयन की मात्रा ज्यादा हो गई, माने ज्यादा होगी ना, तो वो कौन सा होगा, अच्छा प्रबल अम्ल होगा, बहुत ज्यादा। और अगर है ना कम हो H+ आयन, तो अम्ल तो होगा, लेकिन कैसा होगा, दुर्बल होगा। क्लियर। इसी प्रकार से OH- आयन, इसमें अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। और यदि OH- आयन कैसा हो,
कम हो, OH माने मात्रा कम हो उसकी, तो ये कौन सा हो जाएगा, दुर्बल क्षार। क्लियर ना, आपको समझ में आया। यदि OH आयन ज्यादा हो तो OH माइनस आयन क्या कहलाता है, आपका क्षार। तो अगर ज्यादा होगी कोई चीज तो वो मजबूत होगी, तो ज्यादा प्रबल है क्षार, और कम मात्रा में है ये तो दुर्बल क्षार है। इसी प्रकार H प्लस आयन ज्यादा है तो ये प्रबल अम्ल होगा, ठीक है ना, और अगर कम है वो H प्लस आयन तो दुर्बल अम्ल होगा। तो अपन ने स्केल के माध्यम से यहाँ समझा कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, फिर उसके बाद उदासीन, फिर दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दी गई। इसी प्रकार ये बता दिया कि OH ज्यादा हो तो प्रबल क्षार, और OH माइनस कम आयन कम संख्या में हो तो दुर्बल क्षार। क्लियर, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। हालांकि आपने पर्यावरण में कई परिभाषा पढ़ी होंगी अम्लीय वर्षा की, लेकिन देखो अपन बात कर रहे हैं पीएच मान से, पीएच मान की बात कर रहे हैं ना, तो अपन आंसर भी पीएच मान के ऊपर से ही देंगे। इसलिए अम्लीय वर्षा इस प्रकार से देंगे कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी जो अपन देखो ये बादल, ठीक है ना, बादल से पानी गिरा, पानी क्या है, पानी जल की बूंद है ना, तो जल की बूंद का पीएच मान कितना हो जाए, 5.6 से कैसा हो जाए, कम हो जाए, और 5.6 से कम हो गया यानी वो अम्लीय हो गया। देखो आपको बताया ना, अम्ल कहाँ से होता है, 0 से 7 तक, ठीक है ना। तो प्रबल अम्ल होता है लगभग 0 से 3 तक, और ये होता है प्रबल, ठीक है ना, और फिर 3 के बाहर 7 तक, यहाँ 7 से कम क्या होता है, दुर्बल होता है, ठीक है ना। लेकिन तो भी आपको बोले 5.6 से कम, यानी आप इतना सोचो कि देखो आपने नींबू के रस का पीएच मान देखा था, यहाँ देखो आपको बताएं, देखो नींबू के रस का 2.2 होता है तो भी इतना खट्टा होता है। तो मतलब ये है अम्ल इतना, तो अपन ने जो है ना, कई बार बारिश हुई अपने यहाँ जब बारिश हुई तो उतना खट्टा तो नहीं दिखता, लेकिन कई बार अम्लीय वर्षा होती तो माने पानी उतना खट्टा तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ी सी मात्रा तो उसमें अम्ल की हो जाती, माने जो उसकी वर्षा जल की बूंदे हैं ना, माने उसमें जल है और जल का मान कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो वो अम्ल की ओर होता है ना। 5.6 से कम, दो 5.6 ही जबकि अम्ल बता रहे, क्योंकि 7 से कम, 0 से 7 के बीच होता, तो यहाँ कहीं होगा 5.6, और 5.6 से भी कम यानी अम्ल की, प्रबल अम्ल की ओर। प्रबल अम्ल है, बहुत ज्यादा है अम्ल, तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। यानी वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा। क्योंकि आपको स्केल से माध्यम से बताया था कि 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है, और 5.6 यहाँ बीच में आएगा, और इससे भी कम, ये प्रबल अम्ल की ओर आ रहा ना, तो प्रबल अम्ल माने अम्ल बढ़ रहा है यानी अम्लीय वर्षा कहलाएगी, क्योंकि पीएच मान कम हो गया यानी 5.6 से कम, और कम है यानी पीएच मान यहाँ कम हो रहा है, मतलब अम्ल बढ़ रहा है, इसलिए वर्षा कौन सी कहलाने लगेगी, अम्लीय वर्षा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से याद करना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इन 2 नंबर में आता है अधिकतर, जो पेपर्स होते ना आपके, तो उसमें जैसे 10th का बात कर रहे हैं, बाकी है ना, और कोई आप एग्जाम की तैयारी करें, आपने वो देखा तो आपके हिसाब से बाकी इसमें जानकारी इतनी है कि अम्लीय वर्षा क्या कहलाती है, कि जिसका पीएच मान कितना हो, 5.6 से कम हो। क्लियर, आगे बढ़े। अब बात कर दे हमारे पाचन तंत्र का पीएच। अब अपना जो पाचन तंत्र होता है, माने जिसमें अपन खाना खाते हैं और खाना खा के जाता है अपने आमाशय में, तो वहां पाचन होता है भोजन का, तो उसमें अम्ल का क्या योगदान है, क्षार का क्या योगदान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे हमारा उदर, उदर यानी पेट, ठीक है ना, उदर, उदर अपन पर्यायवाची है पेट का, हमारा उदर यानी पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। आप तो माने आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अम्ल करता है माने अम्ल बनता है, उत्पन्न होता है अपने पेट से, गजब। तो मतलब इसमें क्या होता है, जो अपना पेट है आमाशय, वहां से वहां क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल उत्पन्न होता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना, यह हानि नहीं पहुंचाता ये अम्ल अपन को, फिलहाल अभी बात करें तो ये अपन को हानि नहीं पहुंचाता, ये क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये अपन को पेट में हानि बिल्कुल नहीं पहुंचाता, बस उत्पन्न होता है और भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, यानी अपना मित्र के जैसे काम कर रहा है। लेकिन अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अपच माने जब आपका भोजन ठीक तरह से नहीं पच रहा है, कार्य नहीं कर रहा है पाचन क्रिया, तो फिर क्या होता है कि ये गड़बड़ी के कारण अम्ल कुछ ज्यादा ही मात्रा में उत्पन्न होता है। देखो आपको बताया ना, हर चीज सीमित मात्रा में अच्छी लगती है, ये HCl अम्ल भी थोड़ा ही सीमित मात्रा में अच्छा लगता है, जितना अपन को देखो आवश्यक है। मान लीजिए एक प्रकार से मान लीजिए 2 ग्राम HCl, 2 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए अपन को पाचन कराने में, तो बढ़िया है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी होने के कारण ये 4 ग्राम निकल गया HCl,
अब ज्यादा आ गई वो चीज, ज्यादा अम्ल आ गया और अपन को तो जरूरत 2 ग्राम की है, लेकिन यानी 2 ग्राम शेष बच रहा है अपन के लिए। अब इसका क्या होगा, तो ये तो नुकसान पहुंचाएगा ना अपन को। देखो जैसे अपन को पानी पीना है, प्यास लगी 1 गिलास की और अपन ने 2 गिलास पी लिया, तो पानी तो पेट तो अपना फूल गए, अपन को दिक्कत जाने लगी। मतलब ये है जितनी आवश्यकता है उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन देखो इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है और अपने उदर को हानि नहीं पहुंचाता, वो तो भोजन पचाने में काम आता है, लेकिन कितना 2 ग्राम। लेकिन अपच की स्थिति माने अपना पेट पाचन तंत्र की थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो उसके कारण गलती से 4 ग्राम HCl उत्पन्न हो गया। ये होता नहीं है 4 ग्राम 2 ग्राम, ये हमने आपको एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि गलती से 2 ग्राम आवश्यक है और 4 ग्राम अपन गलती से निकल गया, माने अपच के कारण, पाचन तंत्र में खराबी के कारण। तो फिर क्या हुआ, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गई। अब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो आपने सुना होगा आप कई जनों से कि एसिडिटी होने लगी। देखो एसिडिटी, एसिड, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। तो अम्लीयता होने लगती है, यानी एसिडिटी, यही के कारण अम्लीयता होने लगती है और अपना पेट दर्द देने लगता है। देखो जिसके कारण, देखो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है, उदर यानी पेट में अपने दर्द भी होने लगता है। देखो कई बार एसिडिटी बनती है तो दर्द भी होने लगता है, जलन का भी अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए, देखो अब दर्द हुआ क्योंकि ज्यादा अम्ल आ गया, यानी एसिडिटी बन गई, एसिडिटी यानी अम्लीयता बढ़ गई। तो अब क्या करेंगे, तो इससे मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। एंटासिड का उपयोग करते हैं अम्लीयता को दूर करने। एंटासिड जैसे अपन ऐड आती है ना 6 सेकंड में इनो की ऐड, तो इनो है ना पी लो तो सही हो जाती है एसिडिटी गड़बड़, ठीक है ना। तो वो इनो क्या होता है, वो होता है एक क्षार। देखो ये अम्ल बढ़ा और अम्ल को काम काटता कौन है, क्षार। एक दूसरे के दुश्मन है अम्ल और क्षार, समझ रहे। आप अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करेंगे ना तो उदासीनीकरण अभी क्रिया होती है। आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर उदासीनीकरण, मतलब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं ना तो एकदम से विध्वंस, माने ये समझो ये 4 सैनिक, ये 4 सैनिक एक दूसरे को मार देंगे और कुछ नहीं बचेगा। यहाँ इनके भी 4 मर गए और इनके भी 4 खत्म हो गए, समझ रहे हो बात को। इन दोनों की चीज, मान लो अम्ल के पास 4 सैनिक और क्षार के पास 4 सैनिक, दोनों की आपस में लड़ाई हुई, दोनों चारों ने एक दूसरे को मार दिया और बचा कितने, 0, कुछ कोई नहीं बचा, यानी उदासीन, बिल्कुल न्यूट्रल, कोई लेना देना नहीं, सब गए। समझ रहे बात को। इसी प्रकार से अब अम्ल बढ़ गया, अम्लों को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता है, देखो मानिए 4 अत्याचारी बढ़ गए, तो इनको मारने के लिए 4 लोग और आए, तो इन लोगों ने लड़ाई की और आपस में ये शहीद हो गए और बिल्कुल क्या हो गई, शांति छा गई। माने अपने देश को स्वतंत्र करा लिया, इन्होंने बलिदान दिया और शांति का माहौल आ गया, 0 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप इस प्रकार से। तो जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, जलन का अनुभव होता है, पेट दर्द देने लगता है, तो अपन क्षारकों का उपयोग करते हैं। एंटासिड रूपी क्षारकों का अपन उपयोग करते हैं। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। देखो बात वही हुई ना, ये अम्ल की जो अधिक मात्रा बढ़ गई ना उसको उदासीन कर देता कौन, ये क्षार, ठीक है ना। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसका उपयोग करते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर ना, समझ में आया। और यहाँ अपन बात करें तो जो अपन को समझ में आया, माने है ना जो अपने अम्ल की क्रिया क्षार से की तो उदासीन हो गया, तो अपन किस क्षार का उपयोग कर रहे हैं, अपन दुर्बल क्षारक का। मान ज्यादा क्षार हो जाए, देखो थोड़ी सी मात्रा में, अभी 2 से थोड़ा ही तो ज्यादा है 4 ग्राम, तो अभी नॉर्मली क्षार चाहिए इसको समाप्त करने के लिए, तो नॉर्मल क्षार अपन ने ले लिया, दुर्बल क्षार ले लिया, जो कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षार को अपन उपयोग कर लेते हैं। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़े अब बात करते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत यानी दांत, और दांत का क्षय होना क्या कहलाता है, दंत क्षय। अब पीएच परिवर्तन के कारण कैसे होते हैं, चलिए अपन पढ़ते हैं। देखो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, जब अपना मुंह है, जो मुख है उसका पीएच मान अगर 5.5 से कम होता है तो दंत क्षय प्रारंभ होने लगता है। दंत क्षय यानी दांत टूटने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर दांत खराब होकर गिरने लगते हैं, तो ये कहलाता है दंत क्षय। कब, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। दांतों का एनेमल, दंतवल्क, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट
कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। कौन? जो दांतों का इनेमल है ना, जो दांत हैं वो इनसे बने होते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है। शरीर के दांत बहुत मजबूत होते हैं ना, तो कठोर भाग है, तथा यह जल में नहीं घुलता। अब ये जो घुलता है क्या? नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित होने लगता है। आपने संचारण पढ़ा ना, जैसे लोहे पे जंग लगने लगती ना, ऐसी दांत भी खराब, दो लोहे पे जंग लगना यानी लोहा खराब होना, इसी प्रकार दांत भी संचारित होने लगते हैं यानी खराब होने लगते हैं। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। देखो, अपन ने भोजन किया, उसमें कई है ना जीवाणु भी आ गए भोजन में, ठीक है ना। अब है ना कुछ मात्रा शर्करा की भी होगी, खाद्य पदार्थ भी होंगे, तो उनका क्या होने लगता है? निम्नीकरण होने लगता है, माने वो थोड़ा सा सड़ने लगते हैं, तो उस क्रिया होने लगती है, तो उससे क्या होता है? अम्ल उत्पन्न होता है। अब दांतों में अम्ल उत्पन्न हुआ, तो भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। क्यों कहते हैं अपन की भैया खाना खाने के बाद एक बार ब्रश जरूर करो, माने अपन जैसे रात में खाना खाया तो कहते हैं ना कि मुंह को इतना साफ करके सो, इसलिए कहते भैया देखो मुंह में अपना खाना आ गया, खाद्य पदार्थ आया, अब वो क्रिया करके क्या होगा? अम्ल उत्पन्न करेगा। अम्ल उत्पन्न होगा तो दंत माने जो दांत है ना क्षय होने लगते हैं यानी खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, इसलिए वो अपन मुंह साफ कर लेते, जिससे वो अम्ल अलग हो जाता है और अपना दांत सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? भोजन के बाद मुंह साफ कर लेना चाहिए। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। माने जो अपन टूथपेस्ट वगैरह जो यूज करते हैं ना, वो कैसे किस प्रकृति के होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के। देखो अम्ल उत्पन्न हो रहा है दांतों में, और अम्ल का दुश्मन कौन? क्षार, यानी अम्ल को खत्म करने का काम किसका है? क्षार का। तो अपन क्षार का उपयोग करेंगे। क्षार किसके रूप में उपयोग करेंगे? अपन दंत मंजन के रूप में, जो अपन टूथपेस्ट करते हैं ना दंत मंजन, उसके रूप में उपयोग करेंगे। वो क्षार होता है, देखो आते हैं ना फैन आते हैं, जैसे साबुन में झाग निकलते, इसलिए इसी प्रकार टूथपेस्ट करते तब झाग निकलता ना, तो ये जो क्षार का उपयोग करते हैं किसका? मुंह की अम्लता को दूर करने के लिए। तो दंत मंजन अगर पूछे किस प्रकृति का है, तो आप क्या बोलेंगे? क्षारीय प्रकृति का है, और उसका उपयोग क्या होता है? मुख की अम्लता को दूर करना यानी नष्ट करना, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब बात कर रहे हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, ठीक है ना। तो देखो मधुमक्खी का दंत एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। आपने देखा होगा, या आपको कभी काट ली हो, मधुमक्खी ने काट दिया हो, या फिर आपके आसपास किसी व्यक्ति को काट दिया हो मधुमक्खी ने, तो क्या होता है कि उसके शरीर माने जहां उसने काटा है जिस अंग में, वहां जलन होने लगती है, दर्द देने लगता है, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं कि कुछ लगाओ इसमें, तो अपन क्षार, तो कहते कई लोग कहते बेकिंग सोडा लगा दो, तो डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। क्यों? ये देखो मान लो ये अपना हाथ है, ये अपने हाथ की परत है, चलो अच्छे से बना दें। मान लीजिए ये अपने दांत की परत है, क्लियर? क्या है? दांत की परत है। अब दांत की परत है तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले जो अपनी जो दांत की परत है, इसमें क्या लगा हुआ है? मान लीजिए कि यहाँ इसने डंक ने काट दिया, ये डंक आ गया, क्लियर? अब डंक आ गया तो डंक में अपन क्या करेंगे बताइए? इस डंक को से यहाँ क्या अम्ल स्रावित हो रहा, अम्ल स्रावित हो रहा, और ये अम्ल का स्रावित होने के कारण यहाँ जलन हो रही है, तो अपन क्या करेंगे? बेकिंग सोडा का विलयन डालेंगे, बेकिंग सोडा लगाएंगे, तो ये अम्ल और क्षार दोनों दुश्मन है, इसको एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, जीरो बना देंगे। मान लो ये 4 अम्ल और 4 क्षार, तो एक दूसरे से काट देंगे, मार देंगे, और बिल्कुल शांति आ जाएगी, समझ रहे ना। इसलिए बेकिंग सोडा का उपयोग कर देते हैं। साथ ही साथ नीटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते। नीटल क्या होता है? एक शाकीय पादप होता है। जो नीटल होता है ना, ये नीटल की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? शाकीय पादप, यानी एक पौधा की पत्ती होती है। शाकीय पादप यानी एक पौधे की पत्ती होती है, जिसका जो जैसे आपने भिंडी देखी हो, या फिर भिंडी तो उसमें छोटे छोटे जैसे ना कांटे से लगे होते हैं, रोम से होते हैं, उसी प्रकार नीटल के पत्ती में भी रोम होते हैं। अगर वो अपने शरीर में त्वचा में छिप जाए ना, तो वो क्या करता है? जो नीटल का डंक है, यानी जो नीटल का डंक है, बाल है, वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, यानी अम्ल छोड़ता है। अब उसको अम्ल को छोड़ता है तो अपन को जलन पहुंचती है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन उसमें कोई ना कोई क्षार लगाते, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के दुश्मन है, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। क्लियर ना? बात समझ में आई? अब आगे बढ़े।
अब बात करते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल। अब कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात करें तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें कौन सा पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है कौन सा अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको याद करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकते हैं कि ये सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में, दही में, नींबू में, चीनी के डंक में, नीटल के डंक में। तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, दही में कौन सा पाया जाता है अपना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक, जो चींटी की डंक होती है, जैसे चींटी काट देती तो अपन को जलन होती, फूल जाता है, तो वो एक अम्ल चला जाता है, तो वो कौन सा अम्ल होता है, मेथिनोइक अम्ल। छोड़ती चींटी के डंक में होता है। और नीटल का डंक अभी पढ़ा ना, उसमें भी मेथिनोइक अम्ल होता है। तो ये कुछ प्राकृतिक अम्ल है जो इन पदार्थों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े अब बात करते हैं लवणों का पीएच। अब लवण क्या कहलाते हैं आपको पता है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। तो अपन को देखना है लवणों में पीएच कितना होता है। देखो अधिकतर आप लोग अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, कौन, अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। और लवण कैसे होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अम्ल और क्षार पर भी निर्भर करता है कि कौन कितना प्रबल होने के कारण ये लवण कितना उदासीन होगा। देखो उदासीन तो 7 के लगभग होता है, तो हो सकता है 7 ही हो, या 6.8 हो, या 7.2, इतना ये लगभग, समझ रहे ना। तो ये निर्भर किस पे करता है, अम्ल की प्रकृति पे, कि अम्ल प्रबल अम्ल ले रहा है कि दुर्बल अम्ल ले रहा है, कि प्रबल क्षार ले रहा है कि दुर्बल क्षार ले रहा है, उस पर निर्भर करता है कि लवण कितना उदासीन होगा, यानी पीएच कितना होगा। तो आपको बात करें, यदि प्रबल अम्ल लिया और प्रबल ही क्षारक लिया तो पीएच मान कितना होगा, 7। यानी जितना मजबूत अम्ल लिया, मजबूत ही अम्ल लिया और मजबूत ही क्षार लिया, तो पीएच मान कितना होगा, 7। यदि प्रबल अम्ल लिया और दुर्बल क्षार हुआ तो प्रबल अम्ल किस साइड होता है, 0 साइड, यानी ये 7 से कम होगा। देखो इसको याद करने का तरीका देखो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक एक दूसरे के समान, यानी ये ओनली 7। और अगर जबकि प्रबल अम्ल माने देखो आपको पता है 0 से 14 तक पीएच स्केल होती है, बीच में 7 यानी उदासीन, यहाँ अम्ल होता है, यहाँ क्षार होता है। अब अगर देखो प्रबल अम्ल ले, माने प्रबल जो मजबूत चीज रहती, कठोर चीज मजबूत चीज रहती ना, उसके रॉक ज्यादा रहता, माने जो अगर ज्यादा ताकतवर इंसान है तो उसकी जो चलती ज्यादा होती है, माने वो बच्चे सब लोग उससे डराते हैं। तो इसी प्रकार अगर अम्ल प्रबल लिया, यानी अम्ल जी मजबूत, इसकी दादागिरी ज्यादा चल रही, तो कुछ मान क्या होगा, 7 से अम्ल की ओर खिसकेगा। इसके चरणों में सब लोग करे भैया जी हुजूर कर रहे हैं, किसको, अम्ल की ओर, समझ रहे हैं ना। तो अगर प्रबल अम्ल ले रहे और दुर्बल क्षार, तो प्रबल कौन है, अम्ल है यहाँ, थोड़ा सा पीएच मान 7 से अम्ल की ओर खिसकेगा, समझ गए। और यदि प्रबल क्षारक ले रहे और दुर्बल अम्ल कमजोर हो गया विश्वास, तो प्रबल क्षार ले लिया तो ये 7 के इस साइड होगा, यानी 7 से अधिक होगा। तो 14 की 7 से ज्यादा 14 किससे 7 से ज्यादा की ओर आ रहा ना, तो पीएच का मान यहाँ 7 से अधिक होगा। कब, जब प्रबल क्षार, प्रबल यानी अब ये मजबूत हो गया तो इसके ओर जी हुजूर भैया, इसकी सब लोग गुलामी करेंगे, तो इसकी ओर यानी ये 7 की ओर, 7 से अधिक, समझ रहे हैं ना। आपको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, क्लियर ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये बस अपन को लवणों का पीएच मान पता करना था। तो अपन ने आज है ना इस लेक्चर में पीएच मान के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया जो आपकी बुक में दिया गया है। तो आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आपके पेपर में अच्छे नंबर आ सकें और साथ ही साथ आपको इस टॉपिक को अच्छे से बनने लगे। और फिर उसके बाद अपन अगले लेक्चर में सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, और है ना उसके बाद व्यंजक चूर्ण क्या कहलाता है वो कैसे बनता है, और उसके बाद है ना बेकिंग सोडा कैसे बनता है, धावन सोडा कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।